अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। दहशतगर्दों ने एक बार फिर पाकिस्तानी कौम को ललकार दिया। क्वेटा से लेकर पारा चनार से लेकर कराची तक कल तबाही हुई और आज चारसदा में फिर वाक़या हो गया। अफगान सरहद को सील करने के साथ साथ उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि सिक्योरिटी इदारों को मालूम है कि वहाँ बैठे दहशतगर्द जिनकी पनाहगाहें वहाँ पर मौजूद हैं वो लिंक्ड हैं इन सारे वाक़यात के साथ। दूसरी तरफ GIT में पेशियाँ जारी हैं। आज वज़ीर आज़म के दामाद कैप्टन सफदर पेश हुए और गुज़श्ता रोज़ साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए अमूर दाखिला के चेयरमैन सेनेटर रहमान मलिक साहब भी पेश हुए थे। इन तमाम अमूर पर बात करने के लिए आज के कॉन्टेक्स्ट में दी मोस्ट रेलेवेंट गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बराए अमूर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने वक्त दिया। एक ऐसे वक्त में मैं आज आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ जो मुल्क के लिए फिर चैलेंज लेकर आया है और गुज़श्ता रोज़ के वाक़यात, आज चारसदा का वाक़या पाकिस्तान में हुआ, लेकिन मैं आगाज़ करना चाहता हूँ मक्कतुल मुकरमा के हवाले से। कल वहाँ पर एक वाक़या हो गया और ख़ुद सऊदी वज़ारत दाखिला ने यह ऐलान किया कि सुइसाइडर थे और वो मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा पर अटैक करना चाह रहे थे। ये क्या हो रहा है मलिक साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराचा साहब, सबसे पहले तो मैं अपने मुल्क की बात करूँगा और जो मैं बात करना चाहता हूँ, ज़ाहिर है मुझे भी तकलीफ़ है, आपको भी तकलीफ़ है, मेरी पूरी कौम इस पे हरासा हो रही है, परेशान हो रही है। उससे पहले कि मैं उस पर लाइट डालूँ, मैं वो सारे लौहकीन जिनके लौटवान इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, मैं उन शहदा की फैमिली के साथ दिली हमदर्दी का इजहार करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियाँ उनको जवाहर रहमत में जगह दे। क्या पाकिस्तान के ज़ुम्मे में रह गया है कि वो हर वक्त इतनी लाशें उठाए? सबसे पहले मेरी हुकूमत से अपील है कि वो एक एनालिटिकल रिपोर्ट जारी करें अवाम के नॉलेज के लिए कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उसको रोकने के लिए अभी तक हुकूमत के क्या इक़दाम किए हैं। अब आ जाए आपके सरहद और सरहद के उस पार और सरहद के इस पार। अगर आपको याद हो तो मैं 2 साल से बहुत चीख रहा हूँ इस से कि दैश पाकिस्तान में है और जो भी इस जंग का डिज़ाइनर है, दैश उसका फ्रंट लाइन फाइटर है। और अब एक और नई, जैसे आप कपड़े हर सीजन में चेंज होते हुए नजर आते हैं अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक, अब टेररिज्म की ज़रूरत के मुताबिक अब नए नए फ़िरके, नई नई ऑर्गेनाइजेशनें डिज़ाइन हो जाती हैं। डिज़ाइनर जो है वो हर बार कोई भी जो ऑपरेशन करता है या जो भी टेररिज्म के वाक़यात कराने हैं तो एक नई ऑर्गेनाइजेशन को सामने ले आता है। जैसे गुज़श्ता रात बताया कराची के कॉन्टेक्स्ट में कोई अंसारुल शरिया नई तंजीम बनी। मैं अर्ज कर रहा हूँ उससे पहले एक लश्कर जंगवी आलमी जो है वो भी दाइश का हिस्सा है और चंद दिनों में बाद देखेंगे कि ये भी दाइश का हिस्सा है। मैंने जो रात को एनालिसिस करके अपनी दोस्तों को भेजी, पार्टी को भेजी, उसमें मैंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाला वक्त जो चंद हफ्ते हैं मुझे इसमें टेररिज्म इंक्रीज होती नजर आ रही है पाकिस्तान में। प्रेसा मैं ख़त्म कर लूँ, फिगर मुझे एक सेकंड दे दे अगर इंटरसेप्ट किए गया। वो ये है कि आप देखें जब भी ऐसी टेंडेंसी शुरू होती है उसका ट्रेंड जो है वो हमेशा शुरू होता है पारा चनार से, बेचारे गरीब लोगों से, और फिर वो बलोचिस्तान में भी होता है, कराची में भी होता है, और फिर चलता चलता ये कैपिटल की तरफ बढ़ता है, लाहौर की तरफ बढ़ता है, पिंडी की तरफ बढ़ता है, पेशावर की तरफ आता है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये ट्रेंड बढ़ता हुआ नजर मुझे पाकिस्तान के मेन कैपिटल्स, बड़े शहरों की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। आज वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर से बात की और एग्जैक्टली कंसर्न उनका आया वजीर दाखिला का कि सिक्योरिटी इदारे, इंटेलिजेंस इदारे सूबाई हुकूमतों को अलर्ट्स भेज देते हैं, सूबाई हुकूमतें क्यों नहीं इकदाम करती प्रिवेंशन के रोकने सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो इस वक्त हायरार्की हमारी डिफेंस फोर्सेस की बहुत एक्सपीरियंस्ड है। जनरल बिलाल साहब DG रेंजर रहे हुए हैं, कराची का, उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, बहुत
मतलब रिच एक्सपीरियंस है। अब ज़ाहिर है अगर उनके पास कोई रिपोर्ट आती है तो उनका तो फ़र्ज़ जो बनता है वो पूरा कर रहे हैं। मेरा सवाल वही है, मेरा काउंटर सवाल है मिनिस्ट्री से, इंटीरियर से भी, और मेरा काउंटर सवाल है पूरी पाकिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। वो ये है कि आपके पास अलर्ट तो आ गए, क्या आपने कोई SOP बनाई है, वो SOP जिसके तहत आप हैंडल कर सकते हैं ऐसी चीज़ को? जब मैं था तो मैंने क्राइसिस मैनेजमेंट में एक पूरी कॉन्टीजेंसी रखी हुई थी कि ऐसी कोई भी अलर्ट जो आए उसको उस हुकूमत को, उस कंसर्न प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कैसे इन्फॉर्म करना है और क्या इमीडिएट स्टेप्स लेने हैं। क्या कोई ऐसी चीज़ है? मैं ये देख रहा हूँ कि अलर्ट्स तो आ जाते हैं लेकिन वो अलर्ट्स सिर्फ अलर्ट रह कर रह जाते हैं, एक्शन नहीं होता। मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया ना कि अगर खाना काबा के हवाले से मक्का में इस तरह का ग्रुप मौजूद है जो सुइसाइडर है तो फिर तो हालात और संगीन। देखिए जी, उसके लिए मैंने कहा था कि मैं पहले अपने मुल्क की बात करूंगा फिर मैं उधर आऊंगा। मैंने आज से तकरीबन 2 महीने से पहले मैं इस पे बहुत जोर दे रहा हूं और मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा, और मुझे इस लिहाज से तो खुशी हुई कि मिस्टर ट्रंप इज कमिंग, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वो हमारी मुस्लिम उम्मा बैठ के कोई अच्छी बात करेंगे। बहरा जो ने अच्छी बातें की वो एक अलग बात है, लेकिन उनके जाने के बाद एक जरूरी चीज़ हुई कि वेज विद इन दी मुस्लिम उम्मा आ गया, और वो वेज जो है वो अब बड़ा क्लैरिटी के साथ नज़र आ रहा है। और जिस तरह का माहौल पैदा कर दिया गया है, मैं ये समझता हूँ कि पूरी मिडिल ईस्ट में ये जो चीज़ें आपने देखी हैं, बम धमाके, सुसाइड बम्बर्स, ये मैंने फिर किया डिज़ाइनर। वो जिस डिज़ाइनर ने ये डिज़ाइन किया जंग विद इन मुस्लिम उम्मा, ये इधर नहीं ठहरने वाली। एक तरफ आप पैलेस्टीन के हालात देख लें क्या हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये हमारे मुल्क के हालात देख लें। मिडिल ईस्ट में आप फोर्स ही कर रहे हैं कि हालात खराब होंगे, डायरेक्ट इंपैक्ट तो फिर पाकिस्तान पे पड़ेगा। पाकिस्तानी वर्कर्स हैं, फिर इवन खुदा न खास्ता खाना काबा में कुछ होता है, पूरी कौम ने प्लेज किया है कि हम उनकी सिक्योरिटी, मुकद्दस मकामात की सिक्योरिटी, हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी के लिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। देखिए जी, मैं समझता हूँ मेरी जान भी कुर्बान मेरे खाना काबा पे, मेरी जान भी कुर्बान जी सारे मकामात के लिए, बिल्कुल। लेकिन मतलब जो कहने का मेरा ये है, हम अपने मुल्क में तो हिफाजत नहीं कर सक रहे इस वक्त, टेररिज्म को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी उसी वॉर ऑन टेरर जो दुनिया में एक डिज़ाइनर ने क्रिएट की है मुस्लिम उम्मा में, उसका इफेक्ट ही है। हम उसके विक्टिम हैं, और वो विक्टिम हम और होंगे इसलिए कि आज पाकिस्तान तो बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है। आपने इफेक्ट की बात की है, अब मिडल ईस्ट 2 हिस्सों में बंट गया है, पाकिस्तान को पता ही नहीं हमने क्या करना, हम किसके साथ जाएं। वी आर टोटली अलर्ट, हम उस सिचुएशन में कंफ्यूजन में आ गए हैं। ना हम ईरान के रहे, ना हम सऊदी अरेबिया के रहे, ना हम कतर के रहे, ना हम किसी के नहीं रहे। तो क्या आप नहीं समझते कि फेलियर थी? एग्जैक्टली यही चीज़ हुई थी जब हमारी हुकूमत थी, आसिफ अली जरदारी उसको प्रेसिडेंट थे, और हमने इसको फोर्स ही कर लिया था विद इन 3 to 4 वीक्स के ये होने वाला है, और हम बीच में जंप इन कर गए और एक किरदार ऐसा अदा किया जिसमें ईरान की और सऊदी अरेबिया की सुलह करा दी। मैंने यही सवाल किया था आज से 2 महीने पहले, और मैं कंसिस्टेंटली कह रहा हूं कि मियां साहब आपका रोल बहुत है, आप रोल अदा करें। आप बिल्कुल गए तो हैं सऊदी, देखिए वो तो उम्र के लिए गए ना, वो तो जाके कुछ सुलह कराने तो नहीं गए, नहीं, और वो मिले थे किंग से जाके, मुलाकात मिलना, किंग से मिलना अलग बात है। आप बैठते यहाँ पे पार्लियामेंट का इजलास बुलाते पाकिस्तान आर्मी में। चीफ कमर जावेद बाजवा साहब और मियां नवाज शरीफ साहब दोनों गए थे, और यही बताया गया था इधर के ये इस सूरत हाल को स्पेशली कतर और सऊदी अरब के दरमियान डेवलप हुई है। वो तो उनके एम्बेसडर ने कल डिनाइल दे दिया था कि जी हम तो कोई बातचीत नहीं कर रहे पाकिस्तान के जरिए। मेरा मतलब ये था, देखें कौमें जब भी फैसला करती हैं, जब मैंडेट के साथ उनके लीडर बाहर जाते हैं तो उसका असर डिफरेंट होता है। तो मैंने कहा जॉइंट एक सेशन बुलाएं पार्लियामेंट का, उसमें ये पूरा मामला रखें और टेक द मैंडेट फ्रॉम द जॉइंट पार्लियामेंट और कमीशन बना लें, और एक डेलीगेशन की सूरत में जाएं, और फिर एक तूफानी दौरा करें सारे मुसलमान मुल्कों का, और सबको साथ मिला के एक यूनिटी के साथ आए सामने। जब एक यूनिटी के साथ पूरी मुस्लिम उम्मा खड़ी हो जाएगी कि वी वांट दिस, तो दूसरे मुल्क जो नहीं मानेंगे या एक मुल्क नहीं मानेगा तो उस पर मॉरल प्रेशर होगा। तो क्या हम रेडी हैं? क्या हम में इतनी सलाहियत है? क्या हम इतनी कॉम्पिटेंसी है कि हम एक वो माहौल पैदा कर सकें? सबसे बड़ा सवाल मलिक साहब यही है। मुझे ब्रेक लेना है, नाजरीन ब्रेक लेते हैं। हम मलिक साहब से, सेनेटर रहमान मलिक साहब से, साबिक वफाकी वजीर दाखिला से, GIT के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे, और इनसे तो हमने समझना है क्योंकि ये खुद बड़े लीडिंग इन्वेस्टिगेटर हैं, ये बातें भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। प्रोग्राम में हम ये बात उठाएंगे, लेकिन इस वक्त ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम रूबरू देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं सेनेटर रहमान मलिक साहब, साबिक वफाकी वजीर दाखिला। सिक्योरिटी की बात पाक अफगान बॉर्डर की हो रही है। आज वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान और लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, एक कंसर्न ये भी जाहिर हुआ कि जो लोग अफगान बॉर्डर क्रॉस करके कानूनी तौर पर आ जाते हैं, अब फैसला हुआ कि उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और उनकी कड़ी निगरानी की जाएगी। क्या ये इफेक्टिव मैयर है? मैंने ये ISPR का कल नोट देखा जनरल गफूर साहब का, वेरी गुड इनिशिएटिव, और ये करना चाहिए था, बल्कि बहुत पहले करना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि जब आपके मुल्क में इस वक्त 5 से 6 लाख वो बैठे हुए रिफ्यूजी, तो जब कोई बंदा निकलता है वो माप में घुस जाता है, तो हम मॉनिटरिंग कहां से करेंगे? सबसे पहला मसला पाकिस्तान का इस वक्त वो अफगान रिफ्यूजीज हैं जिन्होंने पाकिस्तान को धुर समझा हुआ है, पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं और फिर जाके वही पैसा लेके जाते हैं अफगानिस्तान में। उनके आने जाने में कोई किसी किस्म की अमानत नहीं है, लेकिन जो आपकी इंटरनेशनल इदारे हैं वो कहते हैं जी इन पर बड़ा जुल्म हो गया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि रिफ्यूजी स्टेटस का लफ्ज़, मैं दोबारा कह रहा हूँ, रिफ्यूजी स्टेटस का लफ्ज़ in Pakistan should be finished, should be seized, it should be declared कि पाकिस्तान में कोई अफगान रिफ्यूजीज नहीं है, इनको वापस भेजें, वापस धकेलें। इसलिए कि आज आप कहाँ की हम मॉनिटरिंग करेंगे? मैं बताता हूँ, मैं पर्सनल नॉलेज है जो मैंने थोड़ी इंक्वायरी की थी जब ये मैं सोसाइटीज़ को देख रहा था, इवन ये मरगला हिल्स के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है उनके साथ, केपी के साथ, वहाँ पे इवन हिकमत यार जैसे के रिश्तेदार वहां के अफगानियों ने बड़े बड़े फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं। आप इस्लामाबाद में कर ले जी, मरगला पहाड़ियों पे अफगानियों ने फार्म हाउस बनाए हुए। बिल्कुल जी, आप फार्म हाउसेस बनाए हुए, चले जाइए जो आपका शाह लादिता की तरफ, आप देखें वहाँ कौन है, आप जो ये नए सेक्टर जो है E8 और वो सारे वही लोग हैं, और अपने इतने दंदनाते हैं अपने नामों पे लिए। आप जाके दे के दें ना मुझे अफगानिस्तान में जायदाद या दवाई में ला के दें, इस तरह फ्री जैसे हो रहा है, या सऊदी अरेबिया में लेके दिखा दें। क्यों? वाई? आप अफगान रिफ्यूजीज की बात कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था ट्वीट असफंदयार वली खान का, अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह हैं, एक सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, चीज़ों को समझते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में दहशत गर्दों की नर्सरियां ख़त्म किए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। आप अफगानियों की बात कर रहे हैं, रिफ्यूजी की बात कर रहे हैं, वो पंजाब की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं तो जो आज का असफंदयार साहब ने, मैंने तो 5 साल पहले के 7 साल पहले कह दिया था कि पंजाबी तालिबान का खात्मा, वो बड़ी तनकीद हुई थी, मुझे याद है, आज भी होगी। और मैंने लश्कर जंगवी के खिलाफ खुल के बोला, मैंने दाइश के खिलाफ खुलकर बोला, जहां मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूं, मैं खुलकर बोल रहा हूं अफगान रिफ्यूजीज के खिलाफ, क्योंकि ये जो बोल रहा हूं मेरे दिल की आवाज भी है और आवाम की आवाज भी है। क्या दुनिया पूरी या अफगानिस्तान या दुनिया की जितनी मिजरीज है वो सारी की सारी पाकिस्तान के लिए रह गए हैं? हम करते क्या? मदद करते हैं, मदद करने के साथ साथ हम अपने आप को ट्रबल में डाल देते हैं। जनरल ज़ियाउल हक का उसका दिल हुआ कि मैं अमेरिका का दोस्त बन जाऊं, उन्होंने उठा के अफगान जो है वार हुई जब आपने देखी है, रशिया और अफगानिस्तान की वार में मार किसने खाई? हमने। उसके बाद तो हम हुआ, यस सर कह के मार किसने खाई? हमने। उसके बाद कोई भी वाकया आता हम यस सर करते हैं, और यस सर का असर ये होता है कि पाकिस्तान की मईशत भी तबाह, पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी तबाह। असफंदयार ने एक और भी बात अपने ट्वीट में लिखी। उन्होंने कहा कि अंदरूनी और बैरूनी खतरात का सामना उनको निपटने की बजाय हम आपस में एक दूसरे पर इल्जामात लगाकर लड़कर वक्त जाया करते। देखिए जी, उन्होंने इल्जामात तो JIT के कॉन्टेक्स्ट भी आ सकते हैं। नेशनल यूनिटी की बात की है, मैं उनके साथ हूं बिल्कुल, और नेशनल यूनिटी को होना चाहिए, लेकिन नेशनल यूनिटी जो लोकल सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो करवाती है क्रिएट, क्योंकि किसी ने उनको इकट्ठा करना होता है। जैसे हम इकट्ठा कर लेते थे, कितने एफर्ट्स हुए हैं फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, जब से मिडिल ईस्ट में क्राइसिस हुए हैं, जब से ये वेज क्रिएट हुआ है। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग APC की गई जब नेशनल एक्शन प्लान बना, उसके बाद फिर यमन का क्राइसिस आया, पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बनाया गया, APC भी की गई, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अब क्यों नहीं की? अभी तो सख्त जरूरत थी। रही बात एक दूसरे की शिकायत की, इल्जामात, सियासत में इल्जामात लगते रहते हैं। सियासत के इल्जामात सिर्फ पाकिस्तान में लगते हैं। ट्रंप पे जितने इल्जाम लगे थे, अगर वो बार लग रहे हैं तो शायद हम कहते कि वो प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकते। लेकिन मैंने उस वक्त कहा था कि ट्रंप विल सर्व बेटर देयर कंट्रीमैन एंड CIA
as compared to the other presidents of the country. انہی الزامات کے کانٹیکس میں اگر بات کی جائے JIT کی، آپ وہاں پہ گئے بھی صحیح، آپ کو کچھ تانے بھی سننے کے ملے آپ کے جانے سے پہلے، بٹ میں اس میں کنٹروورسی میں نہیں پڑتا. آپ نے JIT میں جو رپورٹ دی، آپ کی رپورٹ تحقیقات کے کن پہلوؤں میں مدد کرے گی؟ سب سے پہلے تو میں عرض کر دوں کہ اس JIT میں والنٹیئر نہیں کیا تھا کہ میں نے جانا ہے. سپریم کورٹ کی جو ہیرنگ ہو رہی تھی تو یہ میری پرانی رپورٹ جو کہ وے بیک 93 سے آنورڈ تھی، پھر میں 98 کی وہ رپورٹس لے کے کسی نے وہاں دے دی، اور وہ رپورٹس بھی میں نے پتہ کرانے کی کوشش کی ہے کس نے جا کے دی، کس کو کس نے دی. خیر ڈیفرنٹ ایشو ہے. سپریم کورٹ نے اس کو حصہ بنا لیا اپنی ٹرائل کا، اور اس ٹرائل میں 17 ٹائمز انہوں نے مینشن کیا ان رپورٹس کو، کنٹینٹس کو. میں عرض کر رہا ہوں کنٹینٹس کو. اب راجہ صاحب جب JIT کے پاس گیا تو ان کے پاس شاید کوئی چارہ نہیں تھا مجھ کو بلائے بغیر. حالانکہ میری کوئی ایسی نیت نہیں تھی، میں بالکل پرانے مردوں کو نہیں اکھاڑنا چاہتا تھا. وہ میرا کام تھا بحیثیت ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA. میری پریزنٹ اسائنمنٹ کے ساتھ یا بینگ انٹیریئر منسٹر نہیں تعلق تھا، پارٹی کے ورکرز سے تعلق نہیں تھا. یہاں میں ایک چیز واضح کر دوں، جب یہ مجھے کال اپ نوٹس آیا تو میں نے اپنی لیڈرشپ سے بات کی اور میری اس پہ کافی ڈسکشن ہوئی. کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ پارٹی فل بیکنگ کے ساتھ میرے ساتھ جائے وہاں پہ اور ٹاکنگ پوائنٹ دیں اور ہم بات کرتے ہیں. تو میں نے پلی یہ لی کہ کیونکہ میری یہ آفیشیل کیپیسٹی تھی ایڈیشنل DG FIA کی حیثیت سے، ہم اس میں پارٹی کو انوالو نہیں کرتے. یہ فائنل میٹر ہماری ہائیسٹ لیڈرشپ کے پاس گیا اور میری جو پرپوزل تھی انہوں نے ایکسیپٹ کی کہ آئی شوڈ گو ان مائی دی کیپیسٹی آف ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA، ناٹ پرسنل کیپیسٹی، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف FIA. کیونکہ بحیثیت میں ختم کرنا تھا، بڑا ضروری بات ہے یہ. تو میں اس حیثیت میں گیا اور اس حیثیت میں جا کے میرے پاس وہ ریکارڈ جو کہ پیش ہوا تھا، میں نے ان رپورٹس کو دیکھا تو میں نے اس کا ہر لفظ اون کیا. اور وہ لیٹرز جو میں نے 3 لکھے تھے اس وقت پریزیڈنٹ کو، اس میں سے ایک ریکارڈ میں تھا، ایک کا ذکر تھا، 2 کا ذکر تھا، وہ بھی میں نے دونوں لیٹر آپ نے پریزیڈنٹ کو لکھا، آپ نے چیف جسٹس کو لکھا، اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو لکھا، آپ نے وہ لاسٹ میں لکھا. اس سے پہلے میں اکنامک انکوائری ونگ کو لکھا، اس وقت کے DG کو لکھا. جو میں کر سکتا تھا اس کو میں نے کیا. سوال میرا بنیادی اب بھی وہی ہے کہ آپ کی رپورٹ تحقیقات کے کن پہلوؤں میں مدد ان میں آپ کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کر سکتا کیونکہ JIT نے مجھے ریسٹرکٹ کیا ہے کہ جو سوال انہوں نے مجھ سے پوچھے ہیں یا موسٹ آف دا آنسر وچ آئی ہیو گیون دے آر سیکرٹ ٹل دے میک اٹ اوپن. تو میں یہ ایک چیز میں نے تو آپ سے پوچھا بھی نہیں کہ کیا سوال پوچھا، آپ نے کیا جواب دیا، بٹ ایک براڈر سپیکٹرم میں ظاہر ہے آپ گئے. آپ بہت سمجھدار ہیں. جب براڈر سپیکٹرم بات ہوتی ہے تو جب تک آپ پرٹیکولر کویسچنز کو لے کے نہیں چلے، آپ براڈر سپیکٹرم دے نہیں سکتے. تو آپ ایک اچھے جرنلسٹ کی طرح مجھ سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں وہ نہیں نکلنے دوں گا، کیونکہ میں وہاں پہ کمٹ کر کے آیا ہوں کہ آئی ول ناٹ ٹاک مچ اباؤٹ. لیکن ایک چیز میں بتا دوں، نہ میں کسی کے خلاف گیا تھا، نہ کسی کو پھنسانے گیا تھا، نہ کسی کو نکالنے گیا تھا. میں صرف اپنا فرض پورا کرنے گیا تھا کہ جو میرے پاس تھا وہ ان کے سامنے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بٹ میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ نے جانے سے پہلے کہا تھا کہ آپ کرکٹ نہیں ہاکی کھیلتے ہیں، آپ گول کریں گے. پھر رات کو میں نے ایک میڈیا دیکھا، میڈیا رپورٹ تھی کہ آپ گول کرنے کا سوال گول کر گئے. گول کرنے کا سوال گول کرنے کے کیا گولز ہو سکتے ہیں؟ ناظرین بریک کے بعد پوچھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. دی موسٹ ریلیونٹ گیسٹ آج ہمارے روبرو ہیں کیونکہ JIT میں کل انہوں نے جا کے اپنی رپورٹ پیش کی اور ملک کا سب سے جو بڑا آج کل کیس چل رہا ہے کورٹ میں وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن کے حوالے سے ہے جو کہ پیناما کیس کی ہو رہی ہے. سینیٹر رحمان ملک صاحب سابق وفاقی وزیر داخلہ ہمارے روبرو ہیں. میں نے سوال چھوڑا تھا، میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. جی اور بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا، لیٹ می اپریشیٹ اٹ. اور میں دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ پر گول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو گول نہ کرنے دوں. بہرحال کیونکہ ایک امانت ہوتی ہے ویورز کے لیے، خبر ایک امانت ہوتی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ تو انڈرسٹینڈنگ میری بھی ہو جائے، خیانت نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ وہ الفاظ میں نے JIT پہ جانے سے پہلے اس کا جواب دیا تھا، اس کا میں آپ کو مقصد سمجھا دوں. یہ رپورٹ جس پہ PTI ساری گیم کھیلتی رہی
क्रिकेट की सारी टर्मिनोलॉजी उस पर लगी, कभी विकेट गिराने की बात होती, कभी आउट होने करने की बात होती, तो मैं बड़ी खामोशी से देख रहा था, क्योंकि मुझे पता था शायद अगर मुझे बुलाया गया तो मैं जवाब दूंगा। तो कल मैं जब जा रहा था, हुकूमत ने मुझे सिक्योरिटी नहीं दी हुई थी, तो मैंने फैसला किया आज मैं ड्राइवर खुद ही अपने आप का बन जाता हूं। तो मैं खुद ही गया वहां पे। तो उसमें जब मैंने कहा कि इमरान खान साहब हमेशा क्लेम करते रहे हैं, तो मैं उनको सिर्फ ये अर्ज कर दूं कि ये पिच जिस पे वो खेल रहे हैं या किसी को खिला रहे हैं, वो पिच मैंने दी है। वो पिच मैं आपसे ले रहा हूं, रहमान मलिक साहब ने जी, मैंने कहा वो पिच मैं आपसे ले रहा हूं, और क्योंकि मैं क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं हूं, मैं इसको हॉकी के ग्राउंड में लेके जा रहा हूं, और ये मैं गोल करके निकलूंगा, गोल करूंगा। अब रही गोल की बात जो आपने की है, तो दुनिया पूरी गोल है, आप उस गोल को ढूंढे कि वो गोल आपको कहां मिलेगा। आप गोल कर सके या नहीं? मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि मैं अपनी हॉकी की ग्राउंड में ले आया था, हो सकता है डी में खड़ा हूं मैं, और देख रहा हूं कि मैंने कितनी जोर से वो गोल खेलना है, किस अंदाज से खेलना है। अभी तक आप डी में मौजूद हैं? अभी हूं मैं डी में मौजूद। गोल कीपर है JIT। आप JIT के जो तरीकाकार है उसमें क्या वीकनेस है? ना, JIT कैसी हो सकती है गोलकीपर? मैं कोई JIT के खिलाफ तो नहीं खेल रहा हूं, मैं तो सिस्टम के खिलाफ खेल रहा हूं, मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूं, किसी ऐसे अनफोर्सीन। दो सवाल आपके कमेंट से, दो सवाल मेरे ज़हन में आ रहे हैं। पहले मैं ये पूछ लेता हूं, चलें, आपने पिच की बात की, जिन लोगों की तरफ आपने इशारा किया वो तो आपकी विकेटें और गिरा रहे हैं। कल डॉक्टर बाबर रहमान चले गए आपकी पार्टी को छोड़ के, क्या कोई दबाव आ रहा है इन लोगों पे? इन लोगों को कोई इंसेंटिव मिल रहा है उधर? एक इंप्रेशन क्रिएट किया गया था कि पनामा आते ही, पनामा खत्म होते ही कुछ हो जाएगा, इन्वर्टेड कामा में कुछ हो जाएगा। वो समझ आती है नाजरीन को भी, हो जाने का क्या मतलब होता है। तो वो ये समझ रहे थे कि शायद PTI हुकूमत में आ जाएगी, और कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए, कुछ आने वाले वक्त को ले जाने के लिए बात करते हैं। सारे मेरे कॉलीग्स रहे हैं, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं डॉक्टर बाबर रहमान कल शामिल हुए, मैं तो इसलिए बात कर रहा हूं। सिंपल बात करूंगा कि यही वक्त था जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद इज़राइल में थी, आई गई, थोड़ी देर के लिए गई थी, और 17 लोग हमारे एक पैट्रियट की सूरत में चले गए थे, उनसे भी लोग वापस आए। तो एक सबक तो ले लें कि एक वक्त तो बड़ा सुहाना लगता है जाने का, और फिर वो मौसम जब तलाश करते हैं आने के लिए, वो भी आपके सामने। आपने बड़ी मीनिंगफुल बात की, आपने कहा कि इंप्रेशन पहले ये था कि शायद कुछ हो रहा है या PTI हुकूमत में आ रही है, तो ये इंप्रेशन था या अभी है आपके ज़हन में? ये किसी ने क्रिएट किया, और जो मीडिया विजिट्स होते हैं वो बड़े तरीके से लेके चलते हैं कि मेरी एक सिंपल अपीयरेंस को, जो कि वॉलंटियर नहीं थी, बुलाया गया था। हजारों केसेस में लोग कोर्ट में पेश होते हैं, JITs में पेश होते हैं, लेकिन जिस अंदाज से उसको ऐसा गरमाया गया, तो उसको गरमाने वाला भी तो कोई होगा ना। क्यों? आप एक लीडिंग इन्वेस्टिगेटर खुद रहे हैं, इनके लिए आप एक एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। आपका इंटरेक्शन हुआ ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ, सवालात बेशक अमानत है, ना बताएं, लेकिन आपका कुछ तो परसेप्शन बना कि इनकी एक्सपर्टीज कितनी है, ये क्या वीकनेस में, इतना कहूंगा क्या वीकनेस नजर आ रही है? मैं कर रहा हूं कि मैंने इस JIT को बड़ा ही समझदार, कॉम्पिटेंट, पढ़े लिखे लोग और नोइंग द बिजनेस, उनके जो सवाल थे मेरे पे, उन पे तो नहीं जा सकता, दे वर गुड क्वेश्चंस, ऑब्वियसली आई रिस्पोंडेड इन माय वे, और मैं ये समझता हूं कि वो अच्छे अफसर हैं और बेस्ट हैं, क्रीम ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें शक नहीं करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, और हर चीज को डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। आप अंग्रेजी की एक कहावत है, कहते हैं देयर इज ऑलवेज अ रूम एट द टॉप, तो इनकी इंप्रूवमेंट में कुछ तो गुंजाइश होगी। But I am not a trainer of them that I should have been. You are a leading investigator. No, but you I had appeared as a witness. I had not appeared to be an examiner कि मैं उनकी खामियों को वहां से पॉइंट आउट करूं। नेक्स्ट टाइम अगर किया तो मैं आपके सवाल को मद्देनजर रखूंगा। लेकिन उनको मैं इंटरव्यू देने गया था, मैं उनको अभी आपने कहा, अभी आपने फरमाया कि दे आर माशाल्लाह वेरी कॉम्पिटेंट पीपल, जो टास्क उनको दिया गया है वो पूरा कर लेंगे, काम मनी ट्रेल एस्टैब्लिश कर लेंगे। देखें, इन्वेस्टिगेशन में इंडिविजुअल्स डू मैटर, बट व्हाट मैटर इज द रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड मेरा हाल जो मैं देख रहा था, जो मुझसे सवाल कर रहे थे, तो लगता था कि वो काफी काम इससे पहले कर चुके हैं। मैं डिटेल में तो नहीं जाना चाहता, बहरहाल मैं यही कहूंगा कि लेट्स लर्न टू डिपेंड, एंड थोड़ा सा किसी पे भरोसा करना जो है ना,
वो बहसियत कौम हम सीख लें। मुझे बता दें, कभी भी कोई जो चीज़ होती है हमेशा डिस्ट्रस्ट ही होता है, डिस्ट्रस्ट, और उसका ये हुआ कि फिर कौम में मायूसी आती है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारा टेन्योर देख लें 5 साल का, तो उसमें हर 5 साल के हर हफ्ते में शौकत पराचा साहब, मोस्टली आप भी मेरे साथ खड़े होते थे, मुझे चौधरी इफ्तिखार साहब ने जिस प्यार का इजहार करते थे, मुझे रोज पूरी दुनिया को पता है। बहरहाल हमने उनको उस प्यार का जवाब प्यार से ही दिया, और कानून के जो जवाब थे कानूनी दिए। मेरे उनके साथ झगड़े भी हुए, लेकिन विद इन दी फ्रेमवर्क एंड द पैरामीटर्स ऑफ लॉ मैंने अपनी लड़ाई कानूनी लड़ी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो केस जो जैली बने थे, और ये भी पता है कि इसी इंक्वायरी की वजह से मैं जेल में भी 1.25 साल रहा, आपको पता है, लेकिन मैंने कोई पर्सनल बात नहीं की, ना मैं करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान में एक डिस्टेबलाइज किस्म की सिचुएशन हो। आप यकीन करें कि हमारी पार्टी की विजडम को सलाम करना चाहिए लोगों को कि PMLN जो है वो सारे के सारे वसाइल इस्तेमाल करते हुए इस पनामा केस को हैंडल कर रही है। मैं अकेला ही गया था और हमने ये फैसला किया कि हम इसको पोलिटिसाइज नहीं करेंगे। उसका फायदा क्या हुआ? मेरी पार्टी के पास पिच वापस आ गई है। अब वो पिच जो दूसरा एक लीडर छीनने की कोशिश कर रहा था, आज पिच हमारे पास है, इसलिए कि हमने जब आप इंडिविजुअल गए तो पिच पे खेलेगा कौन? फिर वही खेलेंगे। नई बात आ गई ना, पिच पे खेलने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने पिच नजर निकाल के हॉकी की ग्राउंड में लिया। सेंट्रल फॉरवर्ड मैं था, बाकी टीम के मेंबर है मेरे साथ, और अब वो मैंने दे दिया अपनी पार्टी को। और वो चीजें जो रिकॉर्ड में मौजूद हैं, और हमने शुरू से जो कमेटियां भी बनाई, जिस तरह हम चले गए आगे, आप देखिएगा आने वाला वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। कैसे? मुझे मलिक साहब, सीक्रेट जो होती है प्लानिंग वो नहीं दी जाती। मुझे अपनी भी अंडरस्टैंडिंग करना होती है इश्यूज पे। आप फरमा रहे हैं कि आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए एज एक्स एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA। पिच आप फरमा रहे हैं आपने वापस वो इसलिए लिया कि जो पिच मेरी खेल रहा था वो पिच मैंने न्यूट्रल कर दी। आपकी टीम कहां है? जो बंदा गलत इस्तेमाल कर रहा था पिच, उसके हाथ से निकल गई। आपकी टीम मैंने कहा मैंने उस पिच को सही अंदाज में लाया, और जो कोई मिस यूज करता था उससे निकाल के मैंने न्यूट्रल कर दी। अब मेरी पार्टी को समझ आ गई है, वो टेक ओवर करेंगे, और जो बंदा मिस यूज करता है किसी की पिच को, उसकी वो वैल्यू और क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। पिच वो होती है जो खुद लेके बंदा जाता है। मलिक साहब, फिर सवाल ये, आप सेंटर फॉरवर्ड हैं, आप डटे हुए हैं। कायरा साहब लेफ्ट आउट लेफ्ट इन, जो भी आप कहें, राइट इन राइट आउट, बहुत अच्छे हैं, बड़े हम खुश होते हैं, वो अपनी जगह पे बरकरार हैं। बट आपके डिफेंस वाले अगर वो खींच रहे हैं जिनके पास पहले पिच थी, आपके लोग तो जा रहे हैं। डिफेंस निकाल दें, क्योंकि डिफेंस से मिसकम्युनिकेशन पैदा हो सकती है, इसलिए उसको निकालें। ये लड़ाई है जमातों की, ये लड़ाई है कानून की, ये लड़ाई है करप्शन की, ये लड़ाई है उन चीजों की जिन चीजों को कौम को पता होना चाहिए। फैसला कौम का होगा, फैसला कोर्ट का होगा। आगे हम कैसे लेके चलते हैं? अगर हम ये ऐसे हालात में अपने प्राइम मिनिस्टर को कुर्बान कर सकते हैं एक जजमेंट पे, तो खुदा न खास्ता अगर ये जजमेंट कोई उनकी फेवर में आ जाती फिर भी हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, अगर उनकी फेवर में नहीं आती तो उनको भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। यही सवाल है मेरा, यही सवाल है आपसे, यही सवाल है एग्जैक्टली कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से JIT को 10 जुलाई की डेडलाइन में तकरीबन 16 दिन रह गए। जिस तरह के आपसे सवालात पूछे गए, जो पॉइंट्स JIT ने उठाए, आपको लगता है कि JIT इस डायरेक्शन में जाते हुए बड़ा फैसला कर पाएगी? मैं एक अर्ज करूं आपसे कि मैं सवालों को तो कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि JIT के लिए ये 2 महीने कम हैं। मेरी सबमिशन थोड़ी सी होगी, कोर्ट को नहीं मैं इसमें क्रिटिसाइज कर रहा, लेकिन जो मैंडेटरी पीरियड्स होते हैं इन चीज़ों में वो बहुत कम है। मैं नहीं समझता हूं कि JIT इन 2 महीनों में वो जस्टिस कर सकती है जो होना चाहिए। वो कौन सा जस्टिस? नवाज लीग के खिलाफ या PTI के हक में? या PTI के खिलाफ और नवाज लीग के हक में? यार PTI को छोड़ो एक तरफ, वो तो एक सियासी तौर पे शोर कर रहे हैं ना, मैं कर रहा हूं कानूनी शिकों की बात कर रहा हूं। अगर आप किसी को बुलाते हैं तो 10 दिन का या 15 दिन का नोटिस होता है। और मैंने एक JIT को जो मैंने लेटर किया है, मतलब लिखा है जाने से पहले, वो लेटर ये था, तो मैंने यही सवाल उनसे किया कि मुझे एक चीज बता दें, मैं एक अदना सा इन्वेस्टिगेटर रहा हूं, कि जब भी कोई माशाल्लाह आप लीडिंग इन्वेस्टिगेटर हैं, ऐसी बात होती है कि जब कोई सुपीरियर कोर्ट या सुपीरियर अथॉरिटी डायरेक्शन देती है कि प्लीज टेक एक्शन, फॉर एग्जांपल अरेस्ट मर्डरर सच एंड सच और एनीबॉडी हु हैज वायलेटेड द लॉ अरेस्ट हिम,
تو وہ جو آئیو ہوتا ہے وہ جا کے یہ نہیں لکھتا کہ سپریم کورٹ نے کہا تو میں نے پکڑ لیا یا میں پوچھ رہا ہوں. وہ سب سے پہلے اس ڈائریکشن کو قانونی حیثیت دیتا ہے, یعنی کہ وہ یا انکوائری رجسٹر کرتا ہے یا کیس رجسٹر کرتا ہے, کیونکہ اس انکوائری کو ہیڈ کر رہا ہے جی آئی ٹی کے, وہ ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے, جہاں کبھی میں ہوتا تھا. اب اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ میں نے ان سے ایک پوچھا تھا کہ مجھے انکوائری نمبر دیں کہ آپ نے اس میں کون سا انکوائری نمبر لگایا تاکہ اس کا جواب میں اسی لحاظ دے دوں. تو انہوں نے کہا ہم نے تو لگایا کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا میری یہ آبزرویشن سپریم کورٹ تک پہنچا دیجیے گا کہ یہ جو آپ پروسیجر پورا کر رہے ہیں یہ پروسیجر چیلنج ہو سکتا ہے. نہیں تو یہی میرا سوال بھی یہی ہے, یہ لیگل فلا ہے انکوائری نمبر ہی. دیکھیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں, وہ انکوائری کر سکتے ہیں, اس کو کوئی نہیں روک سکتا اور وہ ہر ایک کو بلا بھی سکتے ہیں. لیکن جب کل کو انہوں نے کسی کیس میں کنورٹ کرنا ہوگا یا کسی نے کوئی ریفرنس دینا ہوگا, وہ تو یہ کہے گا نا مجھے انکوائری نمبر دو, کس انکوائری کے چیلنج کس بنیاد پر ہو سکتا ہے جے آئی ٹی کا پورا پروسیس مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کیونکہ اس کے پیچھے کور سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کا ہے تو شاید سکریپ نہ ہو, لیکن irregularity کے زمرے میں آ سکتا ہے. لہذا میں ان کو لکھ کے دے آیا ہوں اور میں نے کہا اس کو ابھی بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کو انکوائری نمبر ڈال دیں, کیونکہ جو 1975 کا ایکٹ ہے ایف آئی اے کا, اس میں دو پروویژنز ہیں کہ یا آپ سیکرٹ انکوائری کر لیں یا اوپن انکوائری کر لیں. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ ایف آئی اے میں وہی قانونی اختیارات ہیں ایف آئی اے کے افسر کو, مور دین سب انسپیکٹر جو ہے, کہ وہ اس انکوائری کو کیس کی طرح ٹریٹ کرتا ہے. وہ کیس میں بندے کو روک بھی سکتا ہے, بندے کو ای سی ایل پہ بھی ڈال سکتا ہے, بندے کی پراپرٹی بھی سیز کر سکتا ہے, کاغذات بھی سیز کر سکتا ہے. تو میں نے اس پروویژن کو آپ لو تاکہ کل کو کوئی آپ پہ objection نہ کرے. اینڈ دیٹ واز ٹیکن آئی تھنک ویری ویل. جو ایکچولی میں اپنے حساب سے ان کو انپٹ دے کے آؤں, اٹس لائک اسسٹنگ, گیونگ اسسٹنس ٹو دیم, ناٹ کریٹیسائزنگ دیم. بہت شکریہ سینیٹر رحمان ملک صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمیں انلائٹن کیا کم از کم, اور یہ بھی آپ نے ایڈوائس دی کہ جے آئی ٹی کو کیا کرنا چاہیے. پاکستان زندہ باد. ناظرین, آپ نے بات چیت سنی. سابق وفاقی وزیر داخلہ اور سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے امور داخلہ کے چیئرمین سینیٹر رحمان ملک صاحب کی. انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے تو الرٹ کر دیا کہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں یہ واقعات, بدقسمت واقعات ہو سکتے ہیں بڑے شہروں میں بھی, اور ساتھ ساتھ انہوں نے جے آئی ٹی کو بھی ایڈوائس دی گزشتہ روز اپنی پیشی میں, اور آج ہمیں شیئر بھی کر دی کہ جے آئی ٹی کو اگر کہیں کوئی لوپ ہول ہے تو اس کو کور کرنا چاہیے, سپریم کورٹ کے نوٹس میں لانا چاہیے. اور بتا رہے تھے کہ جے آئی ٹی نے بھی بڑے پازیٹیولی ان کی ایڈوائس کو سنا ہے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.